हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश खोजी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद खोजी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। हमने पिछले वीडियो में भी जो है राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और अब हम जिक्र करेंगे राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, उनका जो निर्वाचक मंडल है इसके निर्वाचन में भाग कौन कौन लेते हैं, उन सब प्रक्रियाओं का आज हम अध्ययन करेंगे, उनका जिक्र करेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार के जो है राष्ट्रपति के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि प्रत्येक एग्जाम में चाहे आरएस हो, पटवार हो, एलडीसी हो, ग्राम सेवक हो या वो रीट वैकेंसी हो, उसमें जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो टॉपिक है उसमें हम आज पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रपति की जो योग्यता है वो योग्यता क्या है, कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो है वो क्या योग्यता होनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, हम उसकी बात करेंगे। तो योग्यता का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 58 में किया गया है, वो हमने पिछली वीडियो में देखा था। अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख किया गया है। अब इसमें क्या क्या योग्यता है, इसमें जो है 4 योग्यताओं को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक हो। सबसे पहली और महत्वपूर्ण जो योग्यता है वो है भारत का नागरिक हो। फ्रेंड्स, इसमें कहीं पर भी संविधान में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि वो भारत का मूल नागरिक हो, तो आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि वो भारत का मूल नागरिक हो। तो इसमें जो है उल्लेख किया गया है केवल नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। कहीं पर भी मूल शब्द जो है वो काम में नहीं लिया गया है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दूसरी योग्यता है कि उम्र जो है वो 35 वर्ष पूर्ण कर ली हो। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 35 वर्ष से ज्यादा हो गई है वो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है, वो राष्ट्रपति बन सकता है। कहीं पर भी ये न्यूनतम आयु है इसकी, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो वो है 35 वर्ष। लेकिन अधिकतम आयु का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है, चाहे वो 70 साल का व्यक्ति हो चाहे 90 साल का व्यक्ति हो, वो भी राष्ट्रपति बन सकता है। तीसरी योग्यता की अगर हम बात करें कि वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब लाभ के पद से क्या तात्पर्य है? वैसे तो फ्रेंड्स, लाभ के पद की व्याख्या जो है वो संविधान में कहीं पर भी इसकी व्याख्या नहीं की गई है। अगर संविधान में व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है कि 4 पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री, चाहे वो केंद्र के मंत्री हो या चाहे राज्य के मंत्री हो, वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति है और वो भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो वो जो उपराष्ट्रपति के पद पर अगर वो है तो बिना इस्तीफा दिए बगैर वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चौथी और जो अंतिम अगर इसकी योग्यता की अगर बात करें तो लोकसभा का सदस्य बनने जैसी योग्यता होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने जैसी योग्यता, सदस्य बनने जैसी योग्यता, सदस्य होना नहीं चाहिए, बनने जैसी योग्यता होनी चाहिए उसमें। फ्रेंड्स, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे क्वेश्चन आ जाए कि जो राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, तो उसमें आ जाए कि भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष पूर्ण कर ली हो, लाभ के पद पर हो और लोकसभा का सदस्य हो। अगर ये क्वेश्चन आ जाए और उसमें से अगर वो गलत छटनी करवा रहा है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कि लोकसभा का सदस्य हो। बल्कि यहां पर योग्यता में लिखा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने जैसी योग्यता रखता हो। तो इस प्रकार हमने बात की योग्यताओं की। और अगर हम देखें योग्यता के बाद निर्वाचक मंडल, योग्यता के बाद में बात करें कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो इनकी जो चुनाव प्रक्रिया है इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, उसको नाम दिया गया है निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल का जो उल्लेख है
वो अनुच्छेद 53 में किया गया है। संविधान के 53 में निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। निर्वाचक मंडल की बात करें कि कौन कौन इसमें भाग लेंगे और कौन कौन भाग नहीं लेंगे, तो सबसे पहले हम देखें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद। ये चार जो है ये दो सेंट्रल लेवल पर होती है और ये राज्य लेवल पर होती है। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। क्योंकि अगर सदस्य अगर इसमें भाग लेंगे तो जो राष्ट्रपति है उन राष्ट्रपति के द्वारा ही लोकसभा और राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य है उनको मनोनीत किया जाता है। इस प्रकार जो है अगर राष्ट्रपति ही नहीं होगा तो वो मनोनीत सदस्य भी नहीं होंगे। और अगर निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, तो लोकसभा के सदस्यों की अगर बात करें तो वो है 543 सदस्य और अगर राज्यसभा की बात करें तो वो है 233 सदस्य। इस प्रकार टोटल 776 सदस्य जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के हैं और वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, बल्कि विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सभी राज्यों में जो है विधान परिषद का गठन नहीं है। केवल 6 राज्यों में जो है वर्तमान में विधान परिषद है और उनमें से भी आंध्र प्रदेश जो राज्य है उनमें विधान परिषद का जो है वो भंग करने की जो है कोशिश जारी है। उस प्रकार अगर वो भंग हो जाती है, उसको निरस्त कर दिया जाता है, तो 5 राज्यों में जो है विधान परिषद होगी। इस प्रकार जो है वो विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो ये था हमारा निर्वाचक मंडल। अगर फ्रेंड्स अगर हम देखें कि क्या जो राज्य के सभी जो 28 राज्य हैं उनके विधानसभा के सदस्य तो भाग लेते हैं, तो क्या केंद्र शासित प्रदेशों में जो विधानसभा है क्या उनके सदस्य भी भाग लेते हैं? तो फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि अगर हम देखें कि जो मूल संविधान की अगर हम बात करें तो मूल संविधान में केंद्र शासित जो प्रदेश है उनमें कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं था कि केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा होगी। लेकिन आपको याद रखना है कि 14वें संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ था उसमें पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो है पुडुचेरी में विधानसभा का गठन कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1962 में 14वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1962 में, उसमें सर्वप्रथम केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा का गठन कर दिया गया। उसके बाद 69वां संविधान संशोधन हुआ 1991 में। उसमें जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर भी जो है विधानसभा का गठन कर दिया गया। इस प्रकार 1991 में ही 70वां संविधान संशोधन होता है 1991 में, और जो पुडुचेरी और जो दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके जो विधानसभा है उनको भी जो है इसमें राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। तो ये केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा में जो विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको अनुमति कब प्रदान की गई? तो 1991 में 70वां संविधान संशोधन हुआ, उनमें उनको अनुमति प्रदान कर दी गई। किस प्रकार से एक राष्ट्रपति का जो है वो चुनाव संपन्न होता है? तो अगर सबसे पहले हम देखें तो कौन सी विधि के द्वारा राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संपन्न होता है, तो अगर हम देखें कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली, इस विधि के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रक्रिया है कौन सी विधि के द्वारा होती है? तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है। फ्रेंड्स यहाँ पर एकल संक्रमणीय से क्या तात्पर्य है?
एकल संक्रमणी से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति के लिए जो भी उम्मीदवार, राष्ट्रपति के पद के लिए जो भी उम्मीदवार खड़े होंगे उनके लिए जो एक व्यक्ति है वो उनको वरीयता के आधार पर जो है वो वोट देगा। वरीयता के आधार पर कैसे? जैसे इसको समझते हैं कि 4 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति जो है उम्मीदवार के रूप में, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं, ए बी सी डी। अगर हम देखें कि जैसे कोई भी एक सदस्य पहले वो चाहेगा कि इसको जो है वो राष्ट्रपति बनाए, फिर वो चाहेगा कि इसको ये राष्ट्रपति बने, और फिर उसके बाद में ए, और फिर चौथी वरीयता उसने दी डी को। उसी प्रकार कोई अन्य सदस्य जो होगा वो वरीयता देगा इसको, फिर इसको देगा, और फिर इसको, और फिर इसको। अर्थात वरीयता के हिसाब से जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होती है। उसको एक जने को वोट नहीं दे करके, एक उम्मीदवार को वोट नहीं दे करके जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उनको वरीयता के आधार पर जो है वो वोट देगा कि पहले ये जीतना चाहिए, उसके ये नहीं जीता तो ये, इसके बाद में ये, और उसके बाद में ये। इस प्रकार से जो है इनकी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है। फ्रेंड्स, इसमें देखें कि जो राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार जो खड़ा होता है उसके लिए 50 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। 50 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। प्रस्तावक का मतलब होता है कि कोई भी उम्मीदवार अगर वो खड़ा होता है तो उसके पक्ष में जो है 50 व्यक्ति, जो ये प्रस्तावक कौन होते हैं? एमपी और एमएलए जो होते हैं, वो सांसद और जो विधायक होते हैं वही जो है प्रस्तावक होते हैं। अर्थात उनके पक्ष में प्रस्ताव रखते हैं कि हाँ ये व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसके लिए 50 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। अनुमोदक का मतलब है कि इन्हें जो ये प्रस्तावक जो होते हैं उनमें हामी भरने वाले कि हाँ ये व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है, ये उम्मीदवार हो सकता है। तो ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, इस प्रकार से जो है 50 + 50 टोटल 100 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने के लिए। अब ये जो है प्रस्तावक अनुमोदक नहीं हो सकता और अनुमोदक प्रस्तावक नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये अलग अलग व्यक्ति होंगे। 50 एमपी और एमएलए प्रस्तावक होंगे और 50 एमपी जो एमएलए होंगे वो अनुमोदक होंगे। तो इस बात का भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, इनकी जब भी कोई भी जो उम्मीदवार खड़ा होता है तो उनके लिए एक जमानत राशि के रूप में जो है वो 15,000 रुपए इनसे लिए जाते हैं। अगर ये 15,000 रुपए, इनकी जमानत राशि कितनी होती है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि जो होती है वो 15,000 रुपए होती है। अगर ये 15,000 रुपए अगर 1/6 कुल वैध मतों का 1/6 मत अगर उनको प्राप्त नहीं होता है तो ये जमानत राशि जो है वो जब्त कर ली जाएगी। और ये जब्त होकर कहां पर चली जाएगी? ये आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनके पास में जो है ये राशि जमा हो जाएगी। विधायक का मत मूल्य कितना होता है? तो एक एमएलए का जो है वो मत मूल्य की अगर बात करें तो 1971 में उस राज्य की जनसंख्या बटा निर्वाचित एमएलए की कुल संख्या, निर्वाचित एमएलए की कुल संख्या, अगर हम देखें कि 1971 में उस राज्य की जनसंख्या कितनी थी और ये निर्वाचित एमएलए की कुल संख्या कितनी थी उस राज्य में, और उसको जो है वो 1000 से 1000 का भाग दे देंगे। अगर हम देखें कि यहाँ पर 1971 है वो एक आधार वर्ष के रूप में लिया गया है। फ्रेंड्स, ये आधार वर्ष 1971 ही क्यों लिया गया? इसके पीछे एक रीजन है कि 1971 के बाद से, जब 1971 में जो जनगणना हुई उसके बाद में अगर देखी जाए तो जनसंख्या जो है बहुत ही तीव्र गति से जो वृद्धि कर रही थी। इसको रोकने के लिए सरकार ने नियम बनाए, कानून बनाए। उसके तहत कहा गया कि हम दो हमारे दो। उसके तहत जो है वो दक्षिण भारत के राज्य, उसके तहत जो है वो दक्षिण भारत के जो राज्य थे और जो उत्तरी भारत के राज्य थे, तो दक्षिण भारत के राज्य ने तो क्या किया, इस पर कंट्रोल किया। हम दो हमारे दो के तहत उन्होंने कार्य किया और जनसंख्या पर जो है वो नियंत्रण किया। लेकिन उत्तरी भारत के जो राज्य है वहां पर जो है जनसंख्या
को कंट्रोल नहीं किया गया और वहां पर जनसंख्या जो है वो तीव्र गति से वृद्धि कर रही थी। तो इन्होंने कहा कि जो यहाँ के जो एमपी और जो एमएलए थे, इन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही होगा तो हमारे लिए तो जो मत मूल्य होगा, हमारा मत मूल्य कम होगा और जो उत्तरी भारत के जो राज्य है वहां का जो मत मूल्य है वो ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट मिलेगा और इनका जो है वो लॉस होगा। इसलिए इन्होंने विरोध किया और उस प्रकार से कहा गया कि 1971 को ही जो है आधार वर्ष बनाया जाएगा और 1971 की जो जनसंख्या है उसी के हिसाब से जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव होगा और जो है एक एमएलए का मत मूल्य डिसाइड होगा। इसमें यह भी कहा गया कि 2026 तक जो है इसका आधार वर्ष जो है वो 1971 ही रहेगा, इसको चेंज नहीं किया गया और ये ही जो है 1971 तक 2026 तक 1971 की जो जनसंख्या है वो आधार वर्ष रहेगी 2026 तक, अर्थात जो 22 में जो भी चुनाव होगा उसमें भी आधार वर्ष जो है वो 1971 ही। अगर हम देखें एक सांसद का जो मत मूल्य है वो किस प्रकार से निकाला जाता है, किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है, तो एक सांसद का जो मत मूल्य है टोटल पूरे भारत देश के अर्थात 28 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधानसभा के जो सदस्य हैं, जो विधायक हैं, उनकी कुल संख्या और निर्वाचित सांसदों की संख्या, इस प्रकार से जो है एक सांसद का मत मूल्य जो है वो इसमें निकाला जाता है। और अगर हम देखें कि इनकी जो मतगणना होती है वो किस प्रकार से होती है, ये चुनाव संपन्न होने के बाद में जो मतगणना होती है, जो काउंटिंग होती है वो किस प्रकार से होती है, तो इनकी मतगणना के लिए जो है एक निर्धारित कोटा या एक निश्चित कोटा जो है वो तय किया जाता है। अगर कोई भी उम्मीदवार उस निर्धारित कोटा को अगर प्राप्त कर लेता है तो वो विजय घोषित हो जाएगा, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर निर्धारित कोटा तय नहीं करता है या उसको निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं करता है तो कोई भी व्यक्ति उसमें विजय घोषित नहीं किया जाएगा। और ये जो निर्धारित कोटा है वो किस प्रकार से तय किया जाता है, जैसे कुल वैध मत बटा 2+1, जितने भी जो है वो वैध मत होंगे उसका 2 भाग अर्थात 50% + 1, तो इस प्रकार से वो निर्धारित कोटा तय करने के बाद में जो है वो राष्ट्रपति बन जाएगा। इसमें फ्रेंड्स जो द्वितीय मतगणना हुई, आज तक तो मतलब प्रथम जो मतगणना होती है तभी ही कोई राष्ट्रपति उसमें जो है वो विजय घोषित हो जाता है, लेकिन अभी तक जो है द्वितीय मतगणना हुई और उसमें जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि द्वितीय मतगणना में जो है वो द्वितीय मतगणना हुई और उसमें जो है वो राष्ट्रपति। आज के लिए इतना ही काफी और मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स इसको वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बाद में शेयर कीजिए और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास में इसको शेयर करते रहिए। मिलते रहेंगे अगली वीडियो में, जो है हम बात करेंगे राष्ट्रपति के टॉपिक के बारे में, उनकी जो शपथ है, उनका जो कार्यकाल क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, उन सब के बारे में एक शानदार वीडियो लेकर आ रहा हूं और जुड़े रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।